जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एईडीओ एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 बुक लॉन्च हो गया है 12 सेट के साथ, जिसमें 5 सेट समान अध्ययन, 5 सेट आपके समान योग्यता यानी कि एईडीओ का पेपर 3 और 2 सेट आपका सामान्य भाषा यानी कि एईडीओ के पेपर 1 से होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट 1 जो कि समान अध्ययन पेपर 2 का होगा, जो एईडीओ का पेपर 2 है, इससे स्टार्ट करेंगे। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और जो बच्चे पहली बार जुड़े हो चैनल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए टेस्ट जब भी अपलोड होंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, हिमालय के निम्नलिखित दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 दिया गया, नीति दर्रा, बनिहाल दर्रा, सिपकीला और तांगला दर्रा। ये जो है ना, तांगला दर्रा लद्दाख क्षेत्र में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, तांगला के बारे में हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है ना, जम्मू कश्मीर के रामबान जिला में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर का एक रामबान जिला है, यहीं पर है बांजाल, ये वाला बनिहाल दर्रा, जो कि पीर पंजाल श्रेणी में लगभग इसका स्थिति है 33.3 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। और उसके बाद आएगा तीसरे स्थान पर सिपकीला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में, ये भी ध्यान रखना आपको। और लास्ट में आएगा आपका नीति दर्रा, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिला में पड़ता है। कहां पर? उत्तराखंड के चमोली जिला में। तो इस तरह से मिलान करने के बाद 4, 2, 3 और 1 देख लीजिए। 4, 2, 3 और 1, पहला ही विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वायुमंडल की परतों को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन असत्य है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, यानी कि इनकरेक्ट बताना है कूट के हिसाब से। पहले देख लेते हैं कौन सा सही है या कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पढ़िए क्या है। क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान विषुवत रेखा के ऊपर ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है। जो विषुवत रेखा होता है ना, क्षोभ सीमा की ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर होती है, अब सभी को पता है। तो ध्रुव पर लगभग कितना होता है? 8 किलोमीटर होता है। तो इसके तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा? टेम्परेचर जो होगा, ऊंचाई जैसे बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा यहाँ पर, तो टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा। इसलिए विषुवत रेखा के ऊपर तापमान जो होता है ध्रुवों की तुलना में अधिक नहीं होकर के ये क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट पहला गलत हो गया। दूसरा पढ़िए यहाँ पर, मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, जिसके कारण वहां ओजोन परत की उपस्थिति संभव होती है। ये वाला जो है ना, तापमान घटता है और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मानी जाती है मध्यमंडल, ये वाला भी गलत हो गया। तीसरा है, आयन मंडल में स्थित कैनली हेविसाइड परत लंबी रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो ये वाला लंबी तरंगों का परावर्तन निचली परत में होता है, ठीक है। कौन से? निचली परत में है, तो कैनली हेविसाइड परत में नहीं होता है। ये ना मध्यम रेडियो तरंग को परावर्तित करता है, लंबी रेडियो तरंग को नहीं। ये जो होगा ना, मध्यम रेडियो तरंग को परावर्तित करेगा, मध्यम वाले को। लंबी वाले को जो होता है ना, ये निचली परत में होता है। इस वजह से ये तीसरा भी गलत। तो तीनों के तीनों गलत दिए गए हैं, 1, 2 और 3, तीनों के तीनों असत्य है। असत्य ही पूछा जा रहा था, यहाँ देख सकते हो आप लोग। आगे देखिए, लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। पहला पढ़िए यहाँ पर, यह मृदा भारी वर्षा वाले क्षेत्र में निक्षालन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? सही दिया गया, जो कि पोषक तत्व का पानी के साथ बह जाता है, इसलिए ये वाला करेक्ट हो गया। दूसरा, इस मृदा में ह्यूमस और नाइट्रोजन की प्रचुरता होती है। ये वाला क्या है? गलत दिया गया, क्योंकि इसमें लौ ऑक्साइड होता है और एल्युमिनियम की अधिकता होता है, नाइट्रोजन नहीं होता और ना ही ह्यूमस होता है। इसमें क्या होता है? लौह ऑक्साइड लिख लीजिए आप लोग, इसके साथ साथ एल्यूमिनियम होता है, ये लिख लीजिए। ये वाला इस वजह से गलत हो गया। तीसरा पढ़िए यहाँ पर है, यह काजू और चाय जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। बिल्कुल, ये जो चाय हो गया, कॉफी हो गया, काजू, इन सब के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तीसरा वाला सही होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो पहला और तीसरा सही था, केवल 1 और 3, विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? फिर से पूछा जा रहा है, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला यहाँ पर है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। तो जो ये वाला कांगो नदी का क्षेत्र है ना, इसके बारे में बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है, पहला वाला। दूसरा देखिए, नील नदी का उद्गम जो होता है अल्बर्ट झील से होता है, जो पूरी तरह से तंजानिया में स्थित है। तो नील नदी का मुख्य स्रोत विक्टोरिया झील होगा, अल्बर्ट झील नहीं होगा, ठीक ना। इसको कट कीजिए, यहां पर लिखिए विक्टोरिया झील। कौन सा झील? विक्टोरिया झील। और अल्बर्ट झील जो है ना, युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा है। अल्बर्ट झील जो है ये कहां का? युगांडा
और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा पड़ती है, ये बॉर्डर पड़ता है। कौन सा? अल्बर्ट झील। इस वजह से ये वाला गलत हो गया। तीसरा है यहाँ पर चाड झील केवल चाड और नाइजीरिया के बीच सीमा साझा करता है। तो चाड झील जो है ना एक अंतःस्थलीय जल निकाय है जिसकी सीमा जो है चाड, नाइजीरिया, नाइजर और कैमरून से लगती है। एक तो चाड हो जाएगा, नाइजीरिया हो जाएगा, और कौन कौन सा कंट्री होगा? नाइजर हो जाएगा और कैमरून। इन सब के सीमा लगते हैं चाड झील से, यानी चाड झील है, इसके इर्द गिर्द ये चारों देश हैं। ठीक, जिस वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही था, केवल एक, विकल्प ए राइट आंसर हो गया इसका। चलिए आगे देखिए, सौर मंडल के ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पर, और आगे कूट दिया गया होगा कि क्या सही है क्या गलत दिया गया है, ये पूछ लेगा। तो पहले देख लेते हैं सही गलत जो भी होगा। गलत पूछेगा तो गलत लगा लेंगे, सही पूछेगा सही लगा लेंगे। पहला देखिए, शुक्र का एक दिन उसके एक वर्ष की तुलना में अधिक लंबा होता है। तो ये वाला क्या है? बिल्कुल सही दिया गया है, पहला वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, सौर मंडल में केवल शुक्र और यूरेनस ऐसे ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे ही 2 ग्रह जो पूर्व से पश्चिम, जो दक्षिणावर्त घूमते हैं। क्या ये इसका दक्षिणावर्त होता है घूर्णन, दक्षिणावर्त, यही एकमात्र है। तीसरा देखिए स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, ग्रहों की कक्षीय गति सूर्य से उनकी दूरी बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। ये वाला गलत दिया गया, क्योंकि सौर मंडल में ग्रह की जो कक्षीय गति होती है सूर्य से उनकी दूरी बढ़ने के साथ कम हो जाती है। ये बढ़ेगी नहीं, क्या हो जाएगी ये भैया? ये कम हो जाती है। ठीक ना, इस वजह से ये वाला गलत हो गया। अब देखिए ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, गलत या सही पूछा जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य तो पहला और दूसरा था केवल, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सत्य है? पहला है, पश्चिमी घाट एक वास्तविक पर्वत श्रेणी ना होकर प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। बिल्कुल सही दिया गया है। जो पश्चिमी घाट है ना वास्तव में हिमालय की तरफ वलित पर्वत नहीं है। इसका निर्माण जो है ना गोंडवाना लैंड जब टूटा था उस समय हुआ था, जब भारतीय प्लेट अफ्रीकी प्लेट से अलग हुई थी तो उसका पश्चिमी हिस्सा नीचे धंस गया था, जिसके कारण यह खड़ा किनारा एक कगार जैसा निर्माण हुआ था। ये भ्रंश कगार है, बिल्कुल सही दिया गया पहला। दूसरा, यहाँ पर पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। तो जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटेगी नहीं, ये बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर बढ़ती जाती है होनी चाहिए, क्योंकि केरल तमिलनाडु की ओर जाने पर पहाड़ी की ऊंचाई ना काफी अधिक हो जाती है, और नॉर्थ में औसतन ऊंचाई जो माना जाता है ना 900 से 1200 मीटर तक माना जाता है ऐसा, और साउथ में इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 2000 मीटर होती है, जिस वजह से ये वाला गलत हो गया। ठीक, तीसरा है, अनाईमुडी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात तो सही है, लेकिन नीलगिरी पहाड़ी में नहीं बल्कि अनामलाई पहाड़ी में है। कौन सी पहाड़ी? अनामलाई, अनामलाई पहाड़ी में स्थित है, इस वजह से ये वाला भी गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट ही सत्य था सिर्फ, केवल एक राइट आंसर हो गया विकल्प ए। आगे देखिए, कैस्पियन सागर की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है? किसके साथ नहीं लगेगी ये बताना है। तो कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। ठीक, कैस्पियन सागर। अब किसके साथ नहीं लगती है? तो आर्मेनिया उज्बेकिस्तान के साथ नहीं लगेगा, आर्मेनिया और उज्बेकिस्तान, यानी दूसरा और चौथा यहाँ पर विकल्प भी आसान सा जवाब हो गया। इसका सीमा जो साझा करता है, एक तो अजरबैजान, कजाकिस्तान, उसके बाद तीसरा लिख लीजिएगा रूस, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा रसिया हो जाएगा, फिर लिख लीजिएगा ईरान, ईरान के साथ, और चौथा लिखिएगा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इसके साथ सीमा साझा करता है। ठीक, तो ये चारों पांचों देश का नाम आप लोग लिख लीजिए, कजाकिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये पांचवा होगा ना, पांचवा हो गया। इन सारे कंट्रीज के नाम आपको याद रहेंगे तो ठीक है, क्योंकि ईरान में अभी युद्ध चल रहा है मामला, तो कैस्पियन सागर के बारे में पूछा जा सकता है, हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में पूछा जा सकता है, तो इन सब के लिए आप लोग रेडी रहिए। आगे देखिए, महासागरीय जल की लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट कौन कौन सा क्या कैसे है। पहला देखिए, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर समुद्र की सतह की लवणता लगातार बढ़ती जाती है। तो लवणता जो होगी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर लगातार नहीं बढ़ती है। हालांकि ध्रुव पर जो है बर्फ पिघलेगा और कम बाष्पीकरण के कारण लवणता सबसे कम होती है,
लेकिन भूमध्य रेखा पर पहुंचने पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं ना 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश में, तो लवणता अपने ऊंचाई स्तर पर उच्चतर स्तर पर पहुंच जाती है और भूमध्य रेखा के पहुंचने पर यह थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो बढ़ती नहीं जाएगी, थोड़ी थोड़ी ना लो होती जाएगी। इस वजह से ये वाला गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा है उच्चतम लवणता भूमध्य रेखा पर पाई जाती है क्योंकि वहां वाष्पीकरण की दर सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया ये वाला सही है गलत दिया गया भैया बताओ? तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर तापमान बहुत अधिक होगा लेकिन उच्चतम लवणता नहीं पाया जाएगा। इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पहला बात, लवणता ज्यादा नहीं होने का, वहां पर वर्षा जो बहुत मात्रा में होती है, जो प्रतिदिन भारी संवहनीय वर्षा होती है वहां पर, तो समुद्र में ताजा पानी मिलते रहता है, नदी का जल मिलता है, जो अमेजन कांगो जैसी बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं उस क्षेत्र में इसी समुद्र में गिरती है, तो लवणता क्या होती है? कम होते जाएगी। जैसे मीठा पानी गिरेगा लवणता का स्तर जो होगा कम होते जाएगा। आर्द्रता जो होती है उच्च होती है, हवा में नमी अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की दर जो होती है उतनी प्रभावी नहीं रह पाती है जितनी की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र में होते हैं, जैसे मरुस्थलीय अक्षांश में होती है। इस वजह से ये वाला भी गलत हो गया। तीसरा है हेलोक्लाइन वह क्षेत्र है जहां गहराई के साथ लवणता में तीव्र परिवर्तन आता है। ये वाला बिल्कुल सही दिया गया स्टेटमेंट तीसरा का, तो ये तीसरा ही केवल सही है, तो केवल 3 सत्य हो जाएगा, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लौह अयस्क के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। पहला, यहाँ पर भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क मैग्नेटाइट प्रकार का है, तो ये अयस्क जो होगा ना अधिकांशतः हेमेटाइट प्रकार का होता है। कौन सा? हेमाटाइट होता है या हेमेटाइट होता है। ठीक है, ये मैग्नेटाइट नहीं होता है, इस वजह से ये गलत हो गया। दूसरा है कुद्रेमुख खाने कर्नाटक में स्थित है, यहाँ से अयस्क का निर्यात मंगलौर बंदरगाह से किया जाता है। अभी देखिए एक न्यूज आया था, जो चाइना जा रहा था, रसिया से कुछ क्रूड ऑयल जा रहे थे चाइना, तो चाइना ना जाकर के रसिया अपना मित्रता निभाते हुए भारत की तरफ मोड़ दिया। ये अमेरिकी डाटा ऐसा कह रहा है और ये मंगलौर बंदरगाह पर ही आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग टिक कर लेना। ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, ये 19 मार्च की जानकारी है जब ये चीज न्यूज में आया है। तो ये वाला का यहाँ पर स्टेटमेंट है बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा, बैलाडीला खाने अपनी उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है बैलाडीला के बारे में। ठीक है, तो ये बैलाडीला कहाँ है? तो बैलाडीला खान जो होगा छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला पड़ता है, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का है। यहाँ पर हेमेटाइट बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो इस वजह से ये सही हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा करेक्ट होगा, करेक्ट ही पूछा जा रहा, तो केवल 2 और 3, विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्थानीय पवनों और उनके क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा युग्म गलत है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए फान जो होगा आल्प्स पर्वत का भाग होगा, तो जो फान होता है ना आल्प्स पर्वत के ढाल पर चलने वाली गर्म हवा होती है, ये वाला क्या है? बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है खमसीन, ये मिस्र की है, मिस्र में चलने वाली ये भी गर्म पवन है। कौन सी है? ये गर्म पवन है। ठीक, ये भी गर्म हवा है। ठीक है, सारे ध्यान रखना। मिस्ट्रल जो होगा सहारा मरुस्थल, ये वाला भी बिल्कुल, ये ना ठंडी शुष्क पवन है। मिस्ट्रल जो होगा ना ठंडी पवन है, ठंडी या शुष्क हो जाएगी। ठीक ना, ठंडी शुष्क पवन जो आल्प्स पर्वत से फ्रांस की और भूमध्य सागर की ओर चलती है, सहारा मरुस्थल का पवन नहीं है ये। ठीक है, कहां से कहां तक चलती है? फ्रांस की भूमध्य सागर से चलती है, सहारा मरुस्थल की नहीं होगी, तो ये वाला गलत हो गया। चिनूक रॉकी पर्वत, ये वाला सही है, यूएसए रॉकी पर्वत है ना यूएसए में, वहां पर जिसको ना स्नो ईटर भी कहा जाता है। चिनूक को ना स्नो ईटर नाम से भी जाना जाता है, स्नो ईटर। ठीक है, तो ये वाला भी सही दिया गया बिल्कुल, केवल तीसरा गलत था युग्म, विकल्प भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान विमीय सूत्र नहीं रखता है? कौन सा होगा समान विमीय सूत्र जो नहीं रखेगा? तो ये हो जाएगा तनाव और पृष्ठ तनाव। तो ये किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ये दर्शाता है कि उसमें कौन सी मूल राशियां, जैसे कि द्रव्यमान हो गया, ठीक, लंबाई हो गया, टाइम यानी कि समय हो गया, किस घात में सम्मिलित होगा, तो इसलिए होता है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का विमीय सूत्र अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर टी पर पावर -2, ये हो जाएगा। तनाव और पृष्ठ तनाव, विकल्प सी सही जवाब है। आगे देखिए, एक समान वृत्ताकार गति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसे सही दिए गए हैं? पहला है गति की चाल नियत रहती है, बिल्कुल सही है। एक समान वृत्ताकार गति में अगर कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो इसकी चाल नहीं बदलेगी, ये वाला सही है। वेग निरंतर बदलते रहता है,
ये वेग ना एक सदिश राशि होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, वेग जो होगा ये क्या होगी, ये सदिश राशि होगा ये, ठीक। और भले ही चाल नियत होगा, लेकिन वृत्ताकार पथ पर गति कम समय कम कण की दिशा हर बिंदु पर बदलते रहेगी, जिससे वेग भी बदलते रहेगा। तो ये वाला सही है, निरंतर बदलते रहेगा। त्वरण केंद्र की ओर केंद्रक होता है, ये वाला सही है। तो वेग में निरंतर परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण की दिशा जो होगा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होगा, जिसको अभिकेंद्रन त्वरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र त्वरण भी कहा जाता है इसको। तो ये वाला भी सही है। कौन सा सही था? तो यहां पर 1 2 3 सारे सही हो जाएंगे, विकल्प टी। आगे देखिए, यदि किसी गतिशील पिंड का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो पिंड के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्यमान आधा हो जाएगा, आसान सा। संवेग p होता है, द्रव्यमान m होता है और वेग v होता है। p बराबर क्या होता है? m इंटू v होता है, यही दर्शाया जाता है, ठीक। और प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग क्या होता है? तो p1 इक्वल टू p2 के बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा? द्रव्यमान क्या होगा? हमेशा आधा हो जाएगा, ठीक है। विकल्प ए राइट आंसर हो गया इसका। आगे देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है और कहा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए। पहला यहां पर पढ़िए, किसी कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उस पर लगने वाले कुल बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, ये वाला दिया गया है, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, ये आप लोग पढ़े होंगे। डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू नेट, चलिए यहां लिख देते हैं, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू होता है ए के, ठीक ना, जो कि ना कार्य ऊर्जा प्रमेय का सार्वभौमिक नियम है ये चीज। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, ये वाला सही है। दूसरा यहां पर पढ़िए, कार्य ऊर्जा प्रमेय केवल एक समान त्वरण वाले पिंड के लिए मान्य होता है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय सार्वभौमिक नियम होता है, ना केवल एक समान त्वरण जो नियत बल के लिए, बल्कि परिवर्ती त्वरण जो परिवर्ती बल होता है, ऐसे पिंड के लिए भी समान रूप से मान्य होता है। इसको कलन विधि का उपयोग कहते हैं, कलन विधि। कलन विधि लिख लीजिएगा आप लोग। एक समान त्वरण नहीं, सार्वभौमीय होता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। केवल एक ही सही है, विकल्प ए राइट आंसर हो गया इसका। आगे देखिए, पृथ्वी की चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूम रहे एक कृत्रिम उपग्रह के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा ऋणात्मक होती है, विकल्प बी वाला यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण पानी से हवा में प्रवेश करती है तो वह क्या होगी? तो अभिलंब से दूर झुकेगी, गति तेज हो जाएगी, ठीक ना। तो ये बदलाव क्या क्या आएगा? तो हवा का अपवर्तनांक होगा पानी की तुलना में कम होगा, क्योंकि प्रकाश की गति तेज हो जाती है। गति बढ़ने के कारण प्रकाश का किरण अभिलंब से दूर झुकता हुआ दिखाई देगा। और गति धीमी करेंगे ना तो केवल तभी होता है जब प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करेगा। तो जहां पर प्रकाश हवा विरल माध्यम में जा रहा तो गति बढ़ेगा, और प्रकाश केवल तभी सीधा निकलेगा जब वो अभिलंब के अनुदिश 90 डिग्री पर होगा, आपतित होगा 90 डिग्री पर। सामान्य तिरछी किरण का अपवर्तन अनिवार्य इसमें होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिलंब से दूर झुकेगा, गति तेज हो जाएगा, विकल्प सी। आसान सा लगा लीजिए टिक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। पहले सूची में वैज्ञानिक का नाम, दूसरे में उनके खोज और सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये खोज और सिद्धांत का दिया गया है, इसको मिलाना। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा क्या खोज किया गया था? 1905 ईस्वी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किया गया था इनके द्वारा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव यहां पर लिखते हैं, ताकि ना बार बार मैं आपको बोलता हूं इधर लिखा कीजिए, ताकि मिलाने में आपको ठीक रहेगा। हो सकता है ऐसे जिग जैग मिलाओगे ना आप तो गलत हो जाता है कभी कभी, ठीक। और ये कब खोज किया गया था? 1905 ईस्वी में। प्रकाश वैद्युत प्रभाव 1905 ईस्वी में, ठीक ना। दूसरा है नील्स बोर का, तो ये क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया था। हाइड्रोजन परमाणु की संरचना स्पेक्ट्रा की व्याख्या किया गया था। तो ये चौथा वाला हो जाएगा, ठीक, चौथा वाला, यहाँ चौथा लिखिए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तो इनके द्वारा अल्फा कण परिकिरण यूज हुआ था, जो नाभिक की खोज हुआ था, परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया था इन्होंने। तो पहला वाला हो गया यहाँ पर एक। और लुई डी ब्रोगली, एक ही बचा पदार्थ की तरंग प्रकृति, ठीक है। तो ये तीसरा लगाइए। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 4 1 और 3, इसलिए मैं यहाँ पर बोलता हूं इस तरह से लिखिए तो सही रहेगा। यहाँ पर 2 4 1 और 3 देख लो भैया, विकल्प डी। पदार्थ की अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर, और कौन सा ऐसे सही है या है ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या क्या है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं अंतर आणविक बलों और अणुओं के तापीय ऊर्जा के बीच संतुलन का परिणाम होता है, ये वाला क्या है? बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने पर आकर्षण बल बहुत तेजी से बढ़ता है, ये वाला गलत दिया गया। क्यों गलत दिया गया है?
आकर्षण बल ना बहुत तेजी से घटता है, बढ़ेगा नहीं, ठीक ना। ये क्या होगा, ये घटते जाता है। क्यों घटेगा, तो अंतराणविक बल जो होता है लघु परास का होता है, दूरी बढ़ने पर प्रभावी नहीं रह पाता, जिस वजह से ये घटने लगता है। तीसरा देखिए यहाँ पर है, अंतराणविक अंतःक्रियाओं की प्रधानता कम, ठोस अधिक होता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस होता है। तो ये वाला बिल्कुल सही दिया गया। ठोस में ठोस सबसे प्रबल बल होता है, जिसके कारण उसके अणु निश्चित स्थिति में बंधे रहते हैं। गैस में सबसे कमजोर होते हैं, जो कि फैलते रहते हैं। ये वाला सही दिया गया। पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट होगा। करेक्ट पूछा जा रहा था, केवल 1 और 3 विकल्प भी राइट आंसर हो गया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। आसान सा विकल्प बी टिक कर लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, कौन सा एसिड होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सही उदाहरण है। 4 स्टेटमेंट दिए गए यहाँ पर, 4 चीज, और इसका मिलान करना है किसका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए एल्किन CnH2n ये होगा, ठीक। एल्केन नहीं होगा, एल्केन इसमें नहीं शामिल होगा, एल्काइन हो जाएगा और बेंजीन हो जाएगा। 1, 3 और 4 इसमें आएगा, 1, 3 और 4, विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब होगा। जो एल्केन होता है ना, एल्केन में क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र तो दिया गया CnH2n होता है, तो इसमें ना द्विबंध होता है, 2 बॉन्ड पाया जाता है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र भी दिया गया है, NH2n-2 होता है, इसमें ना त्रिबंध पाया जाता है, त्रिबंधीय होता है, ठीक ना, एल्काइन में। बेंजीन के बारे में पता है, चक्रीय यौगिक है, जो कि एकांतर द्विबंध होता है, इसमें द्विबंध होता है, ठीक। अब आप लोग कमेंट करना एल्किन में कितने बंध होते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी तो राइट आंसर हो ही गया। आगे देखिए, आवर्त सारणी में प्रवृत्तियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। 4 स्टेटमेंट है, इसमें से सही जवाब जो हो जाएगा कौन सा होगा, ये पूछा जा रहा है। विकल्प सी लगा लीजिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घट जाती है, यही सही कथन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित मिश्र धातुओं और उनके मुख्य घटक को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मिश्र धातु दिया गया है, दूसरे सूची में उनके घटक दिए गए हैं, मिलान कीजिए। पीतल का घटक क्या होगा भाई, बताना। पीतल का घटक तो Cu+Zn होता है, तीसरा होगा, तीसरा Cu+Zn। कांसा का क्या होगा, तो Cu+Sn होगा, पहला हो गया। अब एक बचा स्टेनलेस स्टील का, दूसरा हो गया Fe+Cr+ निकेल होगा, ठीक है। तो ये 3, 1 और 2, 3, 1 और 2 पहला ही टिक कर लीजिए। जीवों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आधारभूत लक्षण है, तो विकल्प बी कोशिका की प्रकृति होती है, जो मौलिक संरचना निर्धारित करती है कि जीव की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक यानी कि बिना स्पष्ट केंद्रक वाली है या यूकैरियोटिक होगी। यूकैरियोटिक कैसी होती है, तो स्पष्ट केंद्रक होता है, उसकी झिल्लीदार अंग वाली होती है, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, ये कौन सा कोशिकांग होगा, तो इसका सही जवाब होगा राइबोसोम, विकल्प सी राइबोसोम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की संयोजी ऊतक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही दिया गया ये पूछा जा रहा है। पहला है, संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों के साथ बांधते हैं और सहारा देते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है, रक्त और अस्थि दोनों संयोजी ऊतक के उदाहरण है, ये भी सही है। तीसरा है, यह ऊतक अंगों की भीतरी और बाहरी सतह को ढकता है, ये वाला गलत दिया गया। अंगों के भीतरी और बाहरी सतह को ढकने के कार्य उपकला ऊतक का होता है, ठीक है, संयोजी ऊतक का नहीं होता है। ये जो होता है ना, उपकला उत्तक का उदाहरण होता है, उपकला उत्तक काम करता है। पूछा जा रहा संयोजी उत्तक के बारे में हमसे, ये गलत दिया गया है। तो पहला और दूसरा सही था, केवल 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहले सूची में रोग दिया गया है, दूसरे में रोगजनक कारक दिए गए। सही उत्तर चुनना है कूट का यूज करके। मिलान कर लेते हैं। पहले फाइलेरिया जो हाथी पाव होता है, ये किससे होता है, बुचेडिया वेनक्रॉप्टाई से होता है, दूसरा हो गया इसका। दूसरा अमीबता होता है, अमीबता जो होता है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, तीसरा हो गया। निमोनिया के बारे में पता है, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, तो ये चौथा हो गया। अब बचा एक मलेरिया का, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ये हो गया 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1 पहला ही विकल्प यहाँ पर सही जवाब है। अगला देखिए, अनुवांशिकता के आणविक आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट कौन सा कथन सही है। पहला पढ़िए, यहाँ पर डीएनए की संरचना एक डबल हेलिक्स होती है जो न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है, बिल्कुल सही दिया गया है ना, द्विकुंडलित होती है, डबल हेलिक्स होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, 2 लंबी श्रृंखला से बना होता है। दूसरा देखिए यहाँ पर है, जीन गुणसूत्रों पर आधारित स्थित होते हैं,
जो माता पिता से संतान में लक्षण स्थानांतरित करते हैं। ये वाला भी सही दिया गया है, माता पिता से उनकी संतान में शारीरिक मानसिक लक्षण का स्थानांतरण होता है, सही है। तीसरा यहाँ पढ़िए, आरएनए डीएनए के निर्देश से प्रोटीन बनने में मदद करता है, तीसरा वाला यहाँ पर। तो जो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है और डीएनए की आनुवंशिक निर्देश को लेकर राइबोसोम तक पहुंचाता है, जहां इन निर्देश के आधार पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो क्या डीएनए से प्रोटीन बनेगा, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से जाकर के फिर क्या बनेगा, ये प्रोटीन बन जाएगा। तो ये वाला भी यहाँ पर क्या है, सही दिया गया। तीनों के तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही दिए गए थे, 1 2 3 विकल्प डी करेक्ट आंसर हो गया इसका। आगे देखिए, निम्नलिखित पादप रूपांतरणों पर विचार कीजिए। पहला है आलू। आलू का कंद एक रूपांतरित भूमिगत तना है जिसमें आंखें कलिकाएं होती है, जो तने की विशेषता है और नए पौधों में विकास में मदद करती है। ठीक है, कौन सा रूपांतरित तना है, तो ये वाला तो होगा ही, पहला हो जाएगा। दूसरा अदरक प्रकंद जो होता है, तो अदरक जो होता है एक रूपांतरित भूमिगत है, ये वाला भी हो जाएगा। गाजर मूसल जरा, तो गाजर मूसल जरा नहीं होगा क्योंकि एक रूपांतरित जड़ है, तना नहीं है। मूसला जड़ है, तना नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पादप रूपांतर, जिसमें तना होगा, रूपांतरित तना का पूछा जा रहा है। प्याज सलकंद, प्याज भी एक रूपांतरित भूमिगत तना संरचना है, ये वाला भी होगा। पहला दूसरा और चौथा यहाँ पर होगा विकल्प बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है, यह हो गया अग्न्याशय, अग्न्याशय विकल्प सी। चलिए अब हिस्ट्री के क्वेश्चन है, यहाँ पर है रंपा विद्रोह 1922 से 24 ईस्वी में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। पहला यहाँ पर देखिए, इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, ये वाला सही है गलत है। तो रंपा विद्रोह डेट भी दिया गया है और अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा ही किया गया था। स्थानीय लोग जो मनियम वीरुडू थे, जो जंगल के नायक कहे जाते थे, इसको कहा जाता था वहां के भाषा में मनियम वीरुडू। इसका मतलब होता है जंगल का नायक, जंगल का नायक, हीरो ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक, ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, यह विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी के पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध था, ये वाला भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया। तीसरा है, यह विद्रोह अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था और इसमें हथियार का उपयोग नहीं हुआ था। विद्रोह मुख्य रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी के गोदावरी क्षेत्र में हुआ था और यहाँ पर क्या हुआ था, मद्रास वन अधिनियम 1882 पारित हुआ था, जहां पर जो पोडू झूम खेती होता था ना, पोडू वहां का कहलाता है, उस पर रोक लगा दिया गया था और वहां के लोग को ना जंगल से बेदखल कर दिया गया था। तो अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी के विचार असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए थे, खादी वस्त्र पहनते थे, शराब छोड़ने की सलाह देते थे, लेकिन मानना था कि भारत केवल सशस्त्र बल यानी कि हिंसा से ही आजाद हो सकता था। ये गांधी जी की तरह अहिंसावादी नहीं थे, ये हिंसा पर भी भरोसा करते थे। इस वजह से हिंसा का यूज हुआ था, इसमें अहिंसा का यूज नहीं, हिंसा का और सशस्त्र विद्रोह था। तो हथियार का उपयोग नहीं होगा, तो इसमें होगा सशस्त्र विद्रोह, यानी विद्रोह होगा शस्त्र के साथ, ये वाला गलत हो गया। कौन सा कथन सही है, पहला और दूसरा सही था, केवल एक। निम्नलिखित असर्शन कारण पर विचार करें, कथन कारण पर विचार करें। यहां पर कथन दिया गया है, क्या है, लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, असर्शन सही है। रीजन, तो उन्होंने 1881 में भारत में पहली नियमित जनगणना शुरू करवाई, रीजन भी सही दिया गया, बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन यहाँ पर रीजन जो है ना, असर्शन की सही व्याख्या नहीं है, यहाँ पर कोई मेल नहीं खाता। स्थानीय स्वशासन अलग है, नियमित जनगणना का बात अलग है, दोनों अलग अलग है। तो असर्शन रीजन जो होगा असर्शन का सही व्याख्या नहीं होगा, विकल्प भी यहाँ पर सही होगा। असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं की गई है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सही सुमेल नहीं है ये बताना आप लोग को। तो देख लीजिए कौन सा होगा, अहोम टीटू मीर। अहोम विद्रोह ना कब हुआ था, ये हुआ था 1828 में, और कहाँ हुआ था, ये असम में हुआ था। इसका नेतृत्व ना गोमधर कोंवर ने किया था, टीटू मीर ने नहीं, ने इसका नेतृत्व गोमधर होगा, गोमधर कोंवर ने किया था, ठीक ना, कोंवर। चलिए फिर से लिख देते हैं थोड़ा सा, गोमधर कोंवर के द्वारा किया गया था इसका। तो ये वाला यहाँ पर सुमेलित नहीं था, ये वाला, तो यही वाला इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में विचार करें। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसे सही है या है, ये बताना आप लोग को।
स्टेटमेंट पढ़िए। पहला, इसने पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह खारिज किया, बिल्कुल सही दिया गया है। मिशन ने तर्क दिया कि एक अलग पाकिस्तान प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होगा, सही है। दूसरा, इसने भारत को 3 समूह ए बी सी में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, जिसमें पंजाब बंगाल के विभाजन की कई समस्याएं पैदा हुई थी। तो ग्रुप ए में हिंदू बहुल क्षेत्र जैसे मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार को रखा गया था, ठीक ना, ग्रुप ए में, ठीक, मद्रास, बॉम्बे, यूपी और बिहार को रखा गया था ग्रुप ए में। ग्रुप बी में रखा गया था उत्तर पश्चिम मुस्लिम बहुप्रांत को, बहुल प्रांत जो थे, पंजाब होंगे इसमें, और सिंध का क्षेत्र था, और उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट सीमा को रखा गया था, नॉर्थ वेस्ट सीमा को, सीमा वाले क्षेत्र को। ग्रुप सी में रखा गया था जो उत्तर पूर्व मुस्लिम बहुल प्रांत क्षेत्र थे, बंगाल हो गया, असम जैसे क्षेत्र को, ये 3 भाग में बटा हुआ था, ठीक। तीसरा देखिए यहाँ पर क्या है, इसने एक मजबूत क्षेत्र और मजबूत केंद्र और कमजोर राज्यों वाली संघीय व्यवस्था की सिफारिश की। ये वाला ना गलत दिया गया है, ये वाला बिल्कुल गलत दिया गया है स्टेटमेंट, तो केवल 1 और 2 सही था, विकल्प ए राइट आंसर हो गया इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी फिर से सेम चीज कहा जा रहा, सती प्रथा का निषेध लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं, सती प्रथा का निषेध 1829 में आया था, उस समय गवर्नर जनरल बेंटिक था, बेंटिक, राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में हुआ था, RRM लिख लीजिएगा, ये वाला सही हो गया इसका। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता 1916 किन के बीच हुआ था? लखनऊ समझौता जो हुआ था ना, 2 वजह से ऐतिहासिक रहा। पहला तो 1907 का सूरत विभाजन, नरम दल गरम दल बटा, फिर दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग से सरकार के सामने साझा राजनीतिक मांगे रखी गई थी, इसके लिए हाथ मिलाया था। तो समझौता को सफल बनाने के लिए बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, और इसके समझौते को कांग्रेस मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी, जहां पर स्वीकार कर लिया गया था, जिसके बाद इतिहासकार ना इस विभाजन का बीज भी मानते हैं कि जो पाकिस्तान भारत का विभाजन हुआ था यहीं से शुरू हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 से ही। यहाँ पर स्टेटमेंट दोनों दिया गया है, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है ना, दोनों का दोनों सही है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों सही है, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, विकल्प सी। अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? टिक कीजिए, वीर सावरकर और गणेश, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, इन्होंने मिलकर के 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। एक सूची में दिया गया अधिनियम, दूसरी सूची में उसकी विशेषताएं दी गई है, मिलान करना है इसको। पहले में देखिए 1909 का अधिनियम है, 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित है, और ये जो है ना पहली बार मुसलमान के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी, इसका हो गया दूसरा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। दूसरा है 1919 का अधिनियम, ये ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है, और इसके द्वारा प्रांत में द्वैध शासन लागू हुआ, तो ये पहला हो गया इसका। तीसरा है 1935 का अधिनियम, ये ना द्वैध शासन समाप्त किया गया था इसमें, और स्वायत्तता दी गई थी, और केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था, साथ ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। तो इसमें ना 2 चीज लिख लीजिएगा, एक तो हो जाएगा केंद्र में द्वैध शासन प्लस संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय दोनों नोट कीजिएगा। तीसरे में 1935 का अधिनियम का बात है ये। 1947 का अधिनियम आप सभी को पता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, जहां पर ब्रिटिश शासन समाप्त होता है भारत में, भारत का विभाजन 2 भाग में किया जाता है, जो स्वतंत्र डोमिनियन है, भारत और पाकिस्तान बना, ठीक। भारत का विभाजन हो जाता है 2, 1, 3 और 4, 2, 1, 3 और 4 पहला ही विकल्प राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। 4 दिया गया, इसका ना ईयर देख लेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का मामला है, यह मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है इसको, ठीक ना, जो कि लिटन ने समाचार पत्र जो था भारतीय भाषाओं पर अंकुश लगा दिया था, जो भारतीय समाचार पत्र थे इस पर अंकुश लगा दिया इसने, ठीक। और इसके बाद देखिए इल्बर्ट बिल, क्या है इल्बर्ट बिल, ये विवाद आया था 1883 में, 1883 का है, और ये लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। इस समय ना रिपन गवर्नर था, और इसका उद्देश्य था कि भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय अपराधियों से मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया जाए, जिससे अंग्रेज का कड़ा विरोध यहाँ पर हुआ था। पहला दिल्ली दरबार कब लगा था? तो ये 1 जनवरी को लगा था, 1 जनवरी 1877। लॉर्ड लिटन था इस समय, लिटन था गवर्नर। उसके बाद देखिए द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, आप सभी को पता है आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में, ये कब हुआ था बताना जरा? 1800
78-80 में हुआ था, उस समय लिटन था। ठीक, तो इस सारे समय में ना जितना भी यहाँ पर है, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पूछा जाए अगर जो, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का मामला था, तो इस समय भी लिटन ही था, गवर्नर लिटन था। ये सारा चीज ध्यान रखना है। और सिर्फ एक रिपन जो था सिर्फ इल्बर्ट बिल विवाद में शामिल था। तो काल अनुक्रम में सजाना है तो पहले स्थान पर आएगा कौन सा? तीसरा 1877, उसके बाद पहला 1878, चौथा आएगा फिर 1878 से 80, उसके बाद बचा दूसरा। 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4 और 2 पहला विकल्प राइट हो गया इसका। 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही दिया गया ये पूछा जा रहा है। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहला है प्रार्थना समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी ना। प्रार्थना समाज की स्थापना जो होती है 1867 में होती है। ज्योतिबा फूले नहीं करके आत्माराम पांडुरंग करते हैं, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया जाता है, तो पहला गलत। दूसरा, सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था का विरोध करना था। ठीक, तो ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित था सत्यशोधक समाज। ठीक, ये चीज ध्यान रखना आपको, ज्योतिबा फूले किए थे इसका स्थापना सत्यशोधक समाज का, और इसका उद्देश्य ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था का विरोध, बिल्कुल सही दिया गया। तीसरा है देवबंद आंदोलन एक रूढ़िवादी आंदोलन था जो इस्लामी शिक्षाओं की शुद्धता पर केंद्रित था, ये वाला भी बिल्कुल सही दिया गया है, जो पुनरुद्धारवादी था और कुरान हदीस जैसी शुद्ध शिक्षा का प्रसार किया करता था। दूसरा तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 और 3 करेक्ट, केवल डी, केवल 2 और 3 विकल्प डी। आगे देखिए, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। असर्सन दिया गया, रीजन दिया गया। असर्सन यहाँ पर है राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार बनाई थी, असर्सन सही है। रीजन है फ्रांस ने इस सरकार को मान्यता और समर्थन प्रदान किया, ना बाबा नहीं दिया था, गलत हो जाएगा, ठीक ना। और ये अस्थायी सरकार 1915 में बना था। असर्सन सही है, रीजन गलत है, विकल्प सी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, प्राचीन शब्दावली का अर्थ क्या होगा, इस अकॉर्डिंग देखना है कौन सा युग्म, कितने युग्म सही सुमेलित है इसमें से, ठीक ना। 3 दिया गया ना, 3 में से कौन कौन सा सही है ये बताना है। अग्रहार जो था तो ये ना प्राचीन मध्यकालीन में अग्रहार वो भूमि हुआ करता था जो ब्राह्मण को दान दिया जाता था, ठीक ना कि मुख्य रूप से मंदिर में यह भूमि पूरी तरह से कर मुक्त होती, टैक्स फ्री होता था। ठीक, विष्टि जो होता था यहाँ पर विष्टि दिया गया, ये ना जबरन श्रम या बेगार का एक रूप हुआ करता था, ये वाला सही है। अगला है घटिका, ये ना पल्लव राजवंश जो था ना, पल्लव काल, तो यहाँ पर घटिका उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, ये वाला भी सही है यहाँ पर। ठीक है, तो केवल 2 ही युग्म सही है। ये भूमि मुक्त दान दिया जाता था, मंदिरों को नहीं, किसी को भी दिया जाता था अग्रहार, जो कि ब्राह्मण को दान दिया जाता था, सिर्फ मंदिर को ही नहीं। तो ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा और तीसरा यानी 2 युग्म ही सही है, केवल 2 युग्म। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा, दूसरा तीसरा ना देगा, एकदम बिल्कुल यूपीएससी वाला पैटर्न है ये। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा इसमें से। विकल्प बी होगा, राजा का पद पूर्णतः वंशानुगत था और उसे हटाने का कोई प्रावधान नहीं था, ये वाला गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आमतौर पर वंशानुगत तो होता था लेकिन निरंकुश नहीं होता था। राजा का चुनाव अक्सर कबीला, जो विश के लोग होते थे ना, कबीला यानी जो विश होता था, इसके लोग ही मिलकर के करते थे। और मान लीजिए कि यदि राजा अक्षम होता था तो कबीला के हित के विरुद्ध कार्य करता था तो उसे पद से हटाने के प्रमाण भी मिले हैं। लेकिन वर्तमान में अगर सांसद विधायक कोई बन जाए, मजाल है कोई हट जाएगा, कोई त्याग पत्र देकर के आ जाए कि मैं गलत काम किया हूं तो मुझे नई संसद में रहने का अधिकार नहीं है, विधानसभा में रहने का अधिकार नहीं, एकदम मजाल नहीं है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दर्शन दिया गया, दूसरी सूची में उसके प्रवर्तक दिए गए, मिलान करना है इसका। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है बताइए जरा, तो इसके प्रवर्तक नागार्जुन दूसरा हो गया। योगाचार के ये हो जाएंगे मैत्रेयनाथ, लोकायत के हो जाएंगे चरवाक, और वैशेषिक के कणाद। 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3 पहला सही। आगे देखिए, गुप्त काल के प्रशासन के संदर्भ में उपरिक्त शब्द किसे संदर्भित करता है, ऊपरी शब्द के बारे में बताइए किसको संदर्भित करेगा। ये प्रांत का राज्यपाल होता था, विकल्प भी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित असर्सन और कारण यानी कथन और कारण पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन दिया गया है, सातवाहन शासकों ने खुद को ब्राह्मण बताया और वर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, बिल्कुल सही दिया गया। रीजन है, सातवाहन राजाओं ने शक और यवन जैसी विदेशी जनजातियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने से पूरी तरह परहेज किया। ऐसा नहीं, कई वैवाहिक संबंध बने हैं, एक ब्राह्मण अद्वितीय ब्राह्मण होता था, और सातवाहन विदेशी जनजाति से परहेज नहीं किए थे,
उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ना वशिष्ठी पुत्र पुलेमावी था। इसका शक शासक रुद्रदमन प्रथम की पुत्री से विवाह हुआ था और युद्ध को रोकने के लिए, राजनीतिक स्थिरता के लिए विदेशी मलेच्छ जो थे इनके साथ गठबंधन भी बनाए थे। तो ये वैवाहिक संबंध बनाने से पूरी तरह परहेज नहीं, बिल्कुल किया था। ये पुलेमावी का शासक जो था, मैंने बताया ना वशिष्ठी पुत्र रुद्रदमन प्रथम के साथ विवाह हुआ था इसकी पुत्री का। तो ये वाला कथन, ए वाला जो है यहाँ पर सही है, यानी कि असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में मध्यकालीन विभाग और सूची 2 में कार्य या विशेषताएं दी गई है। इसका क्या मिलान होगा देखते हैं। दीवान ए अर्ज जो होता था ये क्या होता था बताइए। तो ये होता था सैन्य विभाग होता था, ठीक। दीवान ए रिसालत क्या होता था, तो ये होता था धार्मिक विदेशी मामले से संबंधित, चौथा हो गया। दीवान ए इंसा क्या होता था, शाही पत्राचार विभाग होता था। दीवान ए कोही क्या होता था, तो ये होता था कृषि विभाग। 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3 भैया विकल्प डी। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में पटवारी और मुकद्दम का मुख्य कार्य क्या था, तो ये हो जाएगा ग्राम स्तर पर राजस्व का लेखा जोखा रखते थे और शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। तो शेरशाह सूरी के ना कई सैन्य अभियान में कहीं अधिक उनके प्रशासनिक भू राजस्व सुधार के लिए जाना जाता है, क्योंकि जिसकी नींव पर आगे चले थे अकबर ने भी अपना साम्राज्य खड़ा किया था उन्हीं की नींव पर। जो मुकद्दम ग्राम स्तर का मुखिया होता था, इसका काम होता था कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखो और स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत शेरशाह के द्वारा ही लागू किया गया था। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, ग्राम स्तर पर राजस्व का लेखा जोखा रखना और शांति व्यवस्था बनाए रखना। निम्नलिखित कथन यानी असर्शन, रीजन यानी कारण पर विचार कीजिए। कथन यहाँ पर दिया गया, मुगल सम्राट अकबर ने दीन इलाही को एक संगठित धर्म के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, बिल्कुल गलत दिया गया है। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ जो है ना इसके विपरीत मानते हैं। जो आधुनिक शोध हुआ था इसमें दीन इलाही जो तौहीद इलाही था कोई संगठित धर्म नहीं था, ना तो कोई अपना मंदिर था, ना कोई पवित्र ग्रंथ है जैसे कुरान या बाइबल, कोई भी ग्रंथ इससे संबंधित है, ना कोई पुजारी था, ना ही कोई इसके संबंधित कोई वर्ग था जो इससे संबंधित हुआ करता हो। तो इसे अपनाने के लिए किसी पर दबाव डाला गया, यह वास्तव में आध्यात्मिक नैतिक संहिता थी जो सभी धर्म के अच्छे गुण का मिश्रण हुआ करता था। ये वाला गलत हो गया। रीजन है ये वह साम्राज्य में बहुलवादी समाज के बीच सामंजस्य बिठाना चाहता था और सुलह कुल की नीति का पालन, बिल्कुल सही दिया गया। यानी असर्शन गलत है, रीजन सही है। असर्शन गलत, रीजन सही दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 1565 ईस्वी का प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कुछ राज्यों के संयुक्त गठबंधन तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन संयुक्त गठबंधन में शामिल नहीं था? इसमें से कौन सा राज्य था बताइए जरा हमें। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कौन सा, बरार। बरार इसमें शामिल नहीं था। देखिए निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के पटल पर रखने के लिए बाध्य कर सकता है? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प ए, भारत के राष्ट्रपति। ये आर्टिकल 281 है, इसके अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक कर्तव्य होता है। संवैधानिक कर्तव्य क्या है कि वह वित्त आयोग द्वारा की गई जो सिफारिश होती है संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और साथ में राज्यसभा दोनों के समक्ष रखवाने का काम करेगा। राष्ट्रपति केवल सिफारिश ही नहीं रखवाते हैं बल्कि उनके साथ एक स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि आयोग की किन सिफारिश पर क्या कार्रवाई की गई। यदि मान लीजिए कि सरकार वित्त आयोग की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है तो राष्ट्रपति के माध्यम से संसद को इसका ठोस कारण भी बताना होता है। हालांकि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देता है लेकिन इसे सदन में पहुंचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की ही होती है, जिससे विधायी पारदर्शिता भी बनी रहती है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52। भारत की संचित निधि से धन की निकासी का प्राधिकार किसे आना चाहिए? तो ये भारत की संसद द्वारा होता है, विकल्प बी राइट आंसर होगा। भारत की संसद द्वारा होता है। ये आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में बताया गया है कि संचित निधि का गठन होगा और सरकार को मिलने वाला सारा राजस्व जैसे कि जितना भी टैक्स होगा, जो भी इसमें ऋण होंगे, जो भी इसमें ब्याज देता होगा, ये सब ना इसी निधि में जमा होता है। और संविधान की जो धारा 114 क्लॉज 3 है यह स्पष्ट रूप से कहती है कि संचित निधि से 1 रुपया भी तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि संसद द्वारा कानून बनाकर विनियोग विधेयक की इसके लिए अनुमति न दिए। कौन सा विधेयक? तो नाम लिख लीजिएगा आप लोग, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, ठीक है। और यह प्रावधान ना ये सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका यानी कि सरकार जनता के पैसे को अपनी मर्जी से खर्च नहीं करेगा। खर्च के हर प्रस्ताव पर जनता के प्रतिनिधि जो सांसद होते हैं, जो हमारे सांसद संसद भवन में बैठे रहते हैं, इनका मुहर लगना अनिवार्य होता है।
जब बजट चर्चा होता है, बजट चर्चा के बाद सरकार जो होता है संसद में विनियोग विधेयक पेश करती है और इस विधेयक के पारित होने के बाद ही संचित निधि से पैसा निकालने की कानूनी अधिकार भी प्राप्त होती है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई है? यह किया गया भारत सरकार अधिनियम का 1935 वाला हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। इसमें त्रिस्तरीय सूची प्रणाली है, त्रिस्तरीय है, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र और प्रांत के बीच शक्ति का स्पष्ट बंटवारा हुआ था, जो क्या क्या था, 3 स्तरीय। तो एक तो हो गया संघ सूची, पढ़े हो गया आप लोग। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रांतीय सूची, प्रांतीय, और तीसरा हो जाएगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ये सारे आप लोग पढ़े होंगे। प्रांतीय स्वायत्ता जो होता है ना, तो प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त करके स्वायत्ता प्रदान किया गया। फिर राज्य को अपने विषय पर स्वतंत्र रूप से कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है और अवशिष्ट शक्तियां भी होती है जैसे सरकार के पास। तो वर्तमान संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है। वही 1935 का जो अधिनियम है इसमें शक्तियां जो है गवर्नर जनरल के पास था। किसके पास है? ये अधिनियम में गवर्नर जनरल के पास सारी शक्तियां होती थी। जो आधुनिक आधार है, अभी वर्तमान का संवैधानिक ढांचा है, इसका 7th शेड्यूल जो है, 7वां अनुसूची जो है अभी का, इसमें काफी हद तक ये 1935 वाला मामला रूपरेखा पर आधारित है, जो संघीय शासन व्यवस्था की नींव रखा गया है। ये वाला यहाँ पर सबसे सटीक आंसर होगा, विकल्प डी करेक्ट हो गया। आगे देखिए, 10वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 2 स्टेटमेंट दिया गया, कूट की सहायता से देखेंगे कौन सा करेक्ट है या फिर कौन सा अनकरेक्ट है। ठीक, पहला देखिए यहाँ पर क्या है, इसे राजीव गांधी सरकार के दौरान 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 1985 में थे राजीव गांधी, 1985 52वां संविधान संशोधन हुआ, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो दल बदल विरोधी कानून इसी अनुसूची को ही सामान्यतः कहा जाता है। तो दोनों के दोनों यहाँ पर करेक्ट हो गए। इसका उद्देश्य क्या अगर पूछा जाए कि इसके संदर्भ में अगर उद्देश्य दे दिया जाए, 1-2 स्टेटमेंट बढ़ा दिया जाए, तो मान लीजिए कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं यानी कि संसद विधायक दोनों के बारे में बात हो रही है, इनके द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी मूल पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया था, जिसके तहत यदि कोई मान चलिए सदस्य है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, सदन में पार्टी के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है तो उसे सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है और अयोग्यता से संबंधित किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय जो होगा सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा लिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। और वर्तमान का जो नियम है, यदि किसी दल का 2/3 सदस्य, कितना 2/3 सदस्य एक साथ किसी अन्य दल में विलय करते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होगा, इसे विलय माना जाता है और सरकार अगली जिनके पास जाएगा ये चीज उनका सरकार बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों यहां पर करेक्ट है और करेक्ट ही पूछा जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये शक्ति जो दी गई है ये संसद को दी गई है, संसद में होती है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 है, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितने संसद कानून बनाकर समय समय पर निर्धारित करने का काम करेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, अब निम्नलिखित में से किससे भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित होती है? तो ये न्यायिक समीक्षा से होती है। किसे? न्यायिक समीक्षा से। विकल्प भी यहां पर राइट आंसर होगा। चूंकि भारत में ब्रिटिश संसद की तरह संसद सर्वोच्च ना होकर संविधान सर्वोच्च है, तो भारत में संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान ऑन द टॉप इन इंडिया, ठीक। यही ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में जो होता है ना, तो ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होता है, जो संसद बोलेगा वही है। तो भारत में संविधान का चलता है, जो संविधान का लिखा हुआ है बाबा साहब के द्वारा, इसका सर्वोच्चता दिया गया है। चलिए आगे देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? ये टोटल कितने सांसद होने चाहिए? कम से कम 50 होने चाहिए। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मतलब इसका है कि सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा। और लोकसभा का जो एक नियम है 198, लोकसभा का ये रूल है, रूल नंबर 198, इसमें है कि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, बल्कि लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली है, यही 198 जो है नियमावली, इसमें किया गया। इसको अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम ये 50 सांसद के लिखित समर्थन अनिवार्य होते हैं। यदि अध्यक्ष जो है, लोकसभा का स्पीकर जो है, इसको लगता है कि प्रस्ताव के पक्ष में 50 सदस्य अगर हैं तो वे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। अगले 10 दिन के भीतर चर्चा की तारीख भी रखेंगे। कितने?
अगले 10 दिन के अंदर। अगर यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में तो आएगा नहीं, लेकिन किसी मंत्री के विरुद्ध भी नहीं होगा, बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। एक चीज आप लोग लिखना चाहिए तो नोट कर लीजिएगा कि चर्चा के बाद सदन में मतदान होता है और प्रस्ताव पारित हो जाता है, प्रधानमंत्री पूरी सरकार को तत्काल इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसी स्थिति में अगर ये स्टेटमेंट बन के आए तो हाँ, सच में इस्तीफा देना पड़ सकता है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है कूट का उपयोग करके। पहले सूची में उपबंध, दूसरे में अनुच्छेद दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र जो होता है किसमें होता है? ये होता है आर्टिकल 32। चौथा हो गया सरकार के विरुद्ध दावा जो होता है ये आर्टिकल 300 होता है। फिर उच्च न्यायालय का रिट होता है आर्टिकल 226, ये दूसरा हो गया। अब एक ही बचा न्यायिक समीक्षा के अधिकार का स्रोत आर्टिकल 13 में होता है। ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गया। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय का रिट होता है ना आर्टिकल 32, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि संविधान की आत्मा है, इसके तहत किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यानी कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपना याचिका दायर कर सकते हैं। 5 प्रकार की रिट जारी करता है ये उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। एक तो हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक, परमादेश, परमादेश, इस तरह के 3 4 5 और भी हैं जो आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। सरकार के विरुद्ध दावा यहाँ पर जो है आर्टिकल 300 होता है, सरकार की लीगल कैपेसिटी बताता है, यानी सरकार पर मुकदमा चलाया जा सकता है और सरकार किसी भी पर मुकदमा कर सकती है। ठीक। फिर उच्च न्यायालय की रिट की बात करें, 226 आर्टिकल में कहा गया हाईकोर्ट को शक्ति देता है कि मौलिक अधिकार के साथ साथ जो अन्य कानूनी अधिकार हैं इसके लिए भी रिट जारी कर सकता है। अब बात आता है न्यायिक समीक्षा की, जो आर्टिकल 13 है, इसमें कोर्ट को शक्ति देता है कि जिससे संसद के किसी कानून को रद्द कर सकता है जो संविधान के खिलाफ हो। जो संविधान के खिलाफ होगा तो ये न्यायालय इसको रद्द कर सकता है। ठीक है, संसद का कोई भी कानून हो। तो यहाँ पर 4 3 2 और 1 सीधे उल्टा हो गया, 4 3 2 और 1 देख लो, ये दो विकल्प भी हो जाएगा यहाँ पर सही। निम्नलिखित में से किस देश के प्रतिरूप पर भारतीय संघ आधारित है? ये कनाडा, कनाडा हो जाएगा। अमेरिका के विपरीत है जहां पर राज्य के पास अधिक शक्तियां होती है। भारत ने कनाडा के मॉडल को अपनाया जहां पर केंद्र सरकार राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 जो है, जिसमें भारत को राज्य का संघ कहा गया है, ये शब्दावली भी ना कनाडा के संविधान से ही प्रेरित है, ये आर्टिकल 1। अगला है भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? ये बताना है आपको। सही जवाब है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बराबर होता है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। अगर वरीयता क्रम पूछा जाए तो पहले स्थान पर रखिएगा आप लोग प्रेसिडेंट को, हमारे राष्ट्रपति महोदय। दूसरे पर वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कमेंट कीजिए वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के। उसके बाद आएंगे हमारे पीएम मोदी जी। उसके बाद राज्य के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। 5वें पर आएंगे पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, जो एक्स प्रेसिडेंट है ये आ जाएंगे। और 6वें स्थान पर आएंगे उप प्रधानमंत्री, वाइस पीएम। ठीक, 7वें पर अगर रखा जाए तो सीजीआई आएंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा या लोकसभा के अध्यक्ष। जो सीजेआई है और लोकसभा के स्पीकर है यहाँ पर दोनों के समतुल्य होता है, ये दोनों एक बराबर वरीयता में आते हैं, तो ये 7वें स्थान पे हो जाएंगे। ये पूरा क्रम है, क्रम को आप लोग लिख लीजिएगा एक बार। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है यहाँ पर और सही उत्तर चुनना है। पहले सूची में अर्थशास्त्री, दूसरे में उसके सिद्धांत दिए गए हैं, मिलान कीजिए। डेविड रिकार्डो का कौन सा सिद्धांत वर्क करता है? इनका तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत हो जाएगा, विकल्प दूसरा है, यहाँ पर 2 लिखिए। जेएम किम्स का हो जाएगा जनरल थ्योरी, तो पहला हो गया यहाँ पर। एक बचा मिल्टन फ्रीडमैन का तीसरा मुद्रावाद। ठीक, 2 1 और 3, 2 1 और 3 दूसरा हो गया यहाँ पर करेक्ट। चलिए आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात है, ये मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है, विकल्प भी हो जाएगा। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, इस प्रणाली में कीमत जो होगा बाजार की शक्ति द्वारा तय किया जाता है। सरकार या केंद्रीय बैंक इसमें शामिल नहीं होते। कीमत तंत्र ना ऐसा व्यवस्था हो जाता है जहां खरीदार जैसे कि मांग होता है और विक्रेता यानी आपूर्ति के बीच जो अंतःक्रिया होता है, इसे एक संतुलन निकल के आता है, संतुलित मूल्य निकल कर आता है और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप होता है। आर्थिक प्रणाली में सरकारी हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, जिससे बाजार स्वतंत्र रूप से काम कर पाता है। ये वाला सही हो गया।
अगला देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसके बीच का अंतर हो जाएगा विदेश के प्राप्त शुद्ध कारक आय होते हैं, विकल्प सी यहाँ पर सही है। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद के बीच अंतर विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय होता है। और सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक निश्चित समय अवधि, आमतौर पर ये माना जाता है, निश्चित समय अवधि 1 साल का माना जाता है। 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है, जिसमें विदेशी द्वारा देश के भीतर अर्जित जितनी भी आय होती है सारे शामिल होंगे, लेकिन विदेश में रहने वाले नागरिक की आय जो होगी इसमें शामिल नहीं होगी। विदेश में जो रह रहे हैं हमारे भारतीय, उनकी आय शामिल नहीं होगी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात कही जाए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के समान निवासी, यानी कि वहां के जो नागरिक हैं उनके द्वारा उत्पादित कुल उत्पादन को मापता है, चाहे वह देश के भीतर हो या बाहर, कहीं का भी हो, सबको मापा जाएगा। किसमें? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। ठीक है, तो ये चीज अंतर हो गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के बीच। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको याद रहेगा। स्टेटमेंट बन के आएगा तो आप लोग वहां पर गलत मत कीजिएगा। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई के द्वारा 2014, ये अप्रैल का महीना था, अप्रैल 2014 में थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति नापने के लिए प्रमुख सूचकांक के रूप में माना था। और भारत सरकार के 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें कि ±2% की सहनशीलता सीमा, यानी कि 2% से अधिक या 6% से बीच होना चाहिए। 2 से 6% के बीच ये सहनशीलता सीमा होगी, तब जाकर के ये सही रहेगा। आगे देखिए, मांग के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। देखिए, पहला है अन्य कारक समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मात्रा के बीच सीधा संबंध होता है। तो मांग का नियम केवल वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के विपरीत संबंध बताता है। ये वाला यहाँ पर क्या हो गया? साफ साफ गलत हो गया। दूसरा है गिफेन वस्तु मांग के नियम का एक अपवाद है, बिल्कुल सही दिया गया है। ये ना इन वस्तु के मामले में अगर कही जाए तो कीमत बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ जाती है, और सामान्य मांग होता है इसके नियम के विपरीत काम करता है। ये वाला सही हो गया। कौन सा कथन सही है भैया? केवल दूसरा सही है, विकल्प बी राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, भारत की पहली विदेश व्यापार नीति कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 1992 का डेट है, विकल्प सी लगा लीजिए। एक्जिम नीति जिसको कहा जाता है। कौन सा नीति? एक्जिम नीति। और यह नीति ना 1992 से लेकर के 97 तक 5 वर्षीय योजना के रूप में तैयार की गई थी। मैंने कल व्हाट्सएप सेशन में सारे लोग को बोला था कि पंचवर्षीय योजना पढ़ के आना, पंचवर्षीय योजना पढ़ के आना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, भारत के औद्योगिक लाइसेंसिंग को औपचारिक रूप से किस नीति के तहत काफी हद तक समाप्त कर दिया गया था? कौन सा होगा इसमें बताइए? तो 1991 की औद्योगिक नीति हो जाएगी ये, विकल्प बी वाला। ठीक है, और इस नीति में ना 18 विशिष्ट उद्योग को छोड़कर जो इंपोर्टेंट थे, अन्य सभी के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। सिर्फ 18 को लाइसेंस मिला था। आगे देखिए, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी मापने के मुख्य आयाम कितने हैं? ये टोटल 3 आयाम है। 3 आयाम कौन कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बाद शिक्षा, इन्हीं 3 बेस पर मापा जाता है। और तीसरा हो जाएगा जीवन का स्तर, जीवन स्तर। इन 3 स्तर पर जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापा जाता है। और इसमें 12 संकेतक, अगर संकेतक पूछा जाए तो 12 संकेतक 12 होंगे। तो कौन कौन से संकेतक आएंगे? पोषण आएगा, लिख लीजिए, पोषण आएगा, बाल किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता आएगा, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति, बैंक खाता। ये सब ना 12 संकेतक होंगे इनके। ठीक है, और 3 आयाम होंगे। आयाम पूछेगा 3, संकेतक पूछेगा 12, कंफ्यूज नहीं होना है। और नीति आयोग तभी आएगा जब आप पंचवर्षीय योजना खत्म करोगे, तब जाकर के नीति आयोग के बारे में पढ़ोगे। मैंने कल बता दिया, व्हाट्सएप सेशन और रात के 9 बजे होता है, 9 से 10:30 बजे तक सारे बच्चे इसमें जुड़ते हैं। सेशन में 1.5 घंटे का सेशन चलता है। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है, ये हमारा नंबर है 8676934039। आप लोग इसमें मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप सेशन मुझे ज्वाइन करना है, आप लोग को ऐड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वज्र संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? यह दिग्ग निकाय होता है। ठीक है, विकल्प सी दिग्ग निकाय, जो प्राचीन विस्तृत वर्णन है बौद्ध ग्रंथ का दिग्ग निकाय, यह महापरिनिर्वाण सूक्त में मिलता है। और इस ग्रंथ में वज्र संघ की लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली के बारे में वर्णन किया गया, जिसमें 7 नियम है, जिसको सत्य अपरिहार्य धम्म कहा गया है। और स्वयं महात्मा बुद्ध ने बताया था इसको। ठीक है, और
बज्जी एक संघ था जिसमें कुल 8 शामिल थे, जिसमें लिच्छवी जो सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें। ये सारा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये पूर्णिया जिला में होता है। विकल्प ए हो जाएगा, पूर्णिया जिला सबसे अग्रणी है। उसके बाद पूर्णिया के बाद अगर पूछा जाए तो पूर्णिया के बाद आएगा कटिहार, कटिहार के बाद आएगा बेगूसराय। बिहार का एक बेगूसराय जिला है, ये तीसरे स्थान पर आएगा मक्का उत्पादन में। और बिहार भारत के अग्रणी राज्य में से एक है जहां पर मक्का उत्पादन ज्यादा होता है। बिहार में पाइराइट के भंडार, कौन सा? पाइराइट के भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला है, रोहतास जिले में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। बिल्कुल सही दिया गया है, और यह सोन नदी घाटी के पास है। कहां, कौन सा नदी? सोन नदी घाटी। सोन नदी के बारे में अभी मैंने कल व्हाट्सएप सेशन में करंट अफेयर्स का सेशन हुआ था, सोन नदी घाटी के बारे में सब सारे बच्चों को बोला भी था कि पढ़ लेना आप लोग। रोहतास, ये झारखंड वाला मामला जो है ये सब बताया गया था। भारत में कुल पाइराइट भंडार का लगभग 95% बिहार में स्थित है। बिल्कुल सही दिया गया है। जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, जीएसआई का सर्वेक्षण हुआ है, इसके एक आंकड़े के अनुसार भारत में पाइराइट के संसाधन का एक विशाल हिस्सा है, लगभग 94 से 95% जो हिस्सा है अकेले बिहार में संचित होता है। इसी कारण से बिहार को भारत में पाइराइट का एकाधिकार प्राप्त राज्य भी कहा जाता है। दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला है, बिहार में निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? नहीं बहती है पूछा जा रहा है, तो कोसी मगध का जोड़ा जो है इसमें गंगा नदी नहीं बहती है। गंगा नदी बिहार के 12 जिला से होकर गुजरता है। कल इस 12 जिला का नाम व्हाट्सएप सेशन में मैंने पूछा था स्पेशली, किस तरह से आपको हो सकता है कि सीरियल पूछ दिया जाए कि सीरियली किस तरह से है। उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ देगा, पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछ देगा। फिर मैंने ये भी कहा था गंगा नदी जो गंगेटिक प्लेन है, बीच में बांट लो गंगा नदी है, गंगा के उत्तर में कौन कौन सी नदी मिलती है आकर के, दक्षिण से कौन कौन सी नदी बिहार में गंगा नदी से मिलती है। ये सारा मैंने कल बताया था व्हाट्सएप वाले सेशन में। तो जो बच्चे व्हाट्सएप सेशन से जुड़े थे उनके लिए आसान हो जाएगा ये सारा आंसर निकालना, चाहे एग्जाम हॉल हो कहीं भी आप टॉप कर जाओगे। निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी? बताइए। ये मधेपुरा हो जाएगा, विकल्प बी, मधेपुरा में हुआ था। जैसे किशनगंज जो है ना 30.4% हो जाएगा। अररिया का हो जाएगा, चलिए यहां पर लिख देते हैं सबसे अच्छा, 30.4% किशनगंज का। अररिया का पूछा जाए तो 30.3% होगा। खगड़िया का पूछा जाए तो 30.2% होगा। ठीक है, ये सारा चीज ध्यान रखना है। तो मधेपुरा की वृद्धि दर जो है ना 31.12% है, जो राज्य के औसत से काफी अधिक दर्ज किया गया था। ठीक है, इस वजह से ये वाला सर्वाधिक हो जाएगा। आगे देखिए, बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ये पश्चिम चंपारण और बक्सर का क्षेत्र है। विकल्प भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोनों स्थान पर लगभग 125 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है और इसके लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। जो कुमार बाग है ना, पश्चिम चंपारण का एक कुमार बाग है, यहां पर नेपाल सीमा के करीब है, इसके कारण निर्यात के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। फिर नवानगर, बक्सर का उत्तर प्रदेश वाला जो बॉर्डर लगता है, तो दिल्ली जैसे बड़े बाजार को सीधे जुड़ाव प्रदान करता है, जो लॉजिस्टिक आसानी से यहां उपलब्ध हो जाता है। केंद्र सरकार नवंबर 2024 में क्या किया था? भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2024 में इन दोनों के लिए सेज के गठन किया गया था, एसईजेड का गठन किया गया था। और इसमें वर्तमान के बियाडा इसके विकास के लिए परामर्शदाता के रूप में काम करता है, जिसके लगभग 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद जताई जा रही है इस पे। ये सारा करंट का मामला आएगा, थोड़ा देखते रहिएगा आप लोग। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों को लाभ होगा? तो ये कौन कौन सा जिला होगा? तो अररिया को लाभ होगा, पूर्णिया को लाभ होगा, सुपौल इसमें शामिल नहीं होगा, कटिहार को लाभ होगा और किशनगंज को इसमें लाभ होगा। सुपौल इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि यह नहर प्रणाली 4 जिले के कृषि क्षेत्र को सिंचित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके तहत कोसी नदी के अतिरिक्त पानी को हनुमान नगर बराज के माध्यम से महानंदा की सहायक नदी मेची है इसमें स्थानांतरित किया जाएगा, जिसमें लगभग 36.20 किलोमीटर लंबी नई नहर का उपयोग किया जाएगा। और इस परियोजना को पूरा करने में सीमांचल के 4 जिला लगभग 2.14 लाख हेक्टेयर भूमि जो होगा, भूमि को सिंचाई करने की सुविधा दी जाएगी, जिसमें कृषि के क्रांतिकारी बदलाव भी आएगा। और ये प्रणाली जो है ना केवल सिंचाई प्रदान नहीं करेगी, बल्कि कोसी क्षेत्र में आने वाली भीषण बाढ़ के प्रभाव को भी कम करने में सहायक सिद्ध होगी। जो कि कहा जाता है ना बिहार का शोक है कोसी नदी, इसको ना थोड़ा सा इसको मैनेज करेगा, यहाँ पर थोड़ा सुविधा होगा इन क्षेत्र वाले आम जन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 और 5 देख लो भैया, 1, 2, 4 और 5 विकल्प डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बिहार में शहरीकरण के स्तर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था और भारत का औसत शहरीकरण अगर पूछा जाए तो 31.2% था और बिहार का पूछा जाए तो 11.3%। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 है, बिहार में पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली अहर पाइन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? यह अहर पाइन है ना, दक्षिणी बिहार का भाग हो जाएगा, विकल्प बी राइट आंसर होगा। अहर मिट्टी का जो ऊंचा मेर होता है जिसमें एक 3 तरफा जलाशय बना होता है, चौथा हिस्सा प्राकृतिक ढलान की ओर खुला रहता है ताकि वर्षा जल नदी या पानी में जमा हो सके। तो बिहार का पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई के लिए जो है ना अहर पाइन प्रणाली मुख्य रूप से ये बिहार, दक्षिणी बिहार का मैदानी इलाका में फेमस है। पाइन जो होता है ना, मानव निर्मित नहर या जलधाराएं होती है जो नदी के अतिरिक्त पानी को मोड़कर दूर स्थित अहर जो नहर होते हैं या सीधे कृषि के खेत में पहुंचाई जाती है। ये व्यवस्था विशेष रूप से गया साइड हो गया और औरंगाबाद साइड हो गया, रोहतास हो जाएगा, नवादा जिला के साइड, ये सब ज्यादा होता है। यहाँ की मिट्टी जो होती है ना, रेतीली ढलान दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, साउथ टू नॉर्थ की ओर होती है, इसलिए ये पाइन व्यवस्था वहां पर ज्यादा लागू है। आगे देखिए, प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार के मंत्री पद पर आसीन था? तो सही जवाब इसका हो जाएगा अजात शत्रु का दरबारी था, विकल्प सी राइट आंसर होगा। मौर्यकाल में चाणक्य का अग्रदूत माना जाता था। ये बज्जी संघ जो वैशाली को जीतना चाहता था अजात शत्रु, तो बुद्ध की सलाह पर वत्सकार ने कूटनीति रची थी और लिच्छवी के बीच फूट डाल दी थी। तो जो महापरिनिर्वाण सूत्र है इसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे वत्सकार ने अजात शत्रु की ओर से महात्मा बुद्ध से भेंट किया था, मुलाकात किया था और युद्ध की रणनीति पर चर्चा की थी। ये चीज जानकारी किसमें बताया गया है? अजात शत्रु मिला था किससे? भगवान बुद्ध से, महात्मा बुद्ध से। यह बताया गया है महापरिनिर्वाण सूत्र में। महापरिनिर्वाण सूत्र में यह चीज चर्चा किया गया है। किसका? भगवान बुद्ध और अजात शत्रु के मेल मिलाप का, कैसे मिले थे, कैसे इन्होंने चर्चा किया था इन चीजों को लेकर के। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था? कल मैंने बोला था पंचवर्षीय योजना पढ़ के आना, तो बताना जरा कौन सा होगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक भैया? 1956 से 61 इसके बीच हुआ था और गंगा नदी के उत्तरी तट पर ये स्थित है, नॉर्थ साइड में, गंगा नदी का नॉर्थ साइड में बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थित है। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया था? ये ताना भगत आंदोलन हो जाएगा, विकल्प ए। ये कब हुआ था ताना भगत आंदोलन? 1914 में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में, जो वर्तमान में कहां पड़ता है छोटा नागपुर? भैया झारखंड में पड़ता है। और ये जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था आंदोलन, जतरा भगत के नेतृत्व में। ताना भगत ना शुद्धिकरण पर जोर देता था, जैसे कि मांस मदिरा का त्याग करो, अंग्रेज द्वारा थोपी गई नई कृषि व्यवस्था के बजाय अपनी परंपरागत वहां की झूम खेती होती है, कौन सी? झूम खेती, यानी स्थानांतरित खेती है वहां की, इसको अपनाने की बात कही गई थी। और अंग्रेजी जो थे ना, ब्रिटिश सरकार को लगान देने से मना कर दिया था इन लोगों ने। ये सारे लोग जो ताना भगत आंदोलन में शामिल थे, ये अंग्रेजों को लगान देने से मना कर दिए थे। उनका मानना था कि जमीन ईश्वर की है, उस पर टैक्स लगाना पाप है। अंग्रेज तुम्हारे बाप का जमीन नहीं है, ये ईश्वर की जमीन है, इस पर तुम टैक्स लगाकर पाप कर रहे हो। आगे चलकर ये फिर आंदोलन महात्मा गांधी के विचार से बहुत प्रभावित हुआ था। ताना भगत ने कांग्रेस के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, फिर गांधीवादी जीवन शैली का पालन करते थे ये सारे लोग। ये सारा चीज ध्यान रखना था, ताना भगत आंदोलन गांधीवादी थे, यानी कि अहिंसावादी, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए। अब फरवरी 2026 को बांग्लादेश में हुए 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश पार्टी यानी कि बीएनपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल की। इस चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो आवामी लीग हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी, आवामी लीग को ये हो गया। तो ये फरवरी का डेट था, फरवरी, तो 12 फरवरी, ध्यान रखना। शेख हसीना की पार्टी है ये। किसकी पार्टी है? शेख हसीना। शेख हसीना फरार है, धमकी भी दिया था भारत को बांग्लादेशियों ने। 13 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार राज्य के लिए डैश राशि जारी की। देखिए अभी बिहार में पंचायती राज चुनाव होने वाला है इसी नवंबर दिसंबर में, इसी साल 2026 में। थोड़ा ये पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्या कैसे है। मैंने पिछले टेस्ट में भी बताया था, जो भी है पंचायती राज में आपको ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड पार्षद, ये सब देख लेना है, कौन किससे बड़ा है, किसका क्या काम होता है। हो सकता है मैचिंग करके पूछ दिया जाए कि मैच कीजिए इसको। इसका राइट आंसर राशि जो हो जाएगा ना 802.40 करोड़ रुपया, 802
4 करोड़ रुपया हो जाएगा। विकल्प बी राइट आंसर हो गया इसका। नीति आयोग द्वारा जारी 10 वर्षीय रोड मैप के अनुसार भारत का प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र किस वर्ष तक 750 से 850 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है? ये 2035 तक ये रखा गया है। विकल्प ए राइट आंसर हो गया 2035। अगला देखिए है विश्व एनीमिया जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा 13 फरवरी को मनाया जाता है ये विश्व एनीमिया दिवस। आर्द्रभूमि दिवस अगर पूछा जाएगा तो 2 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस और विश्व महिला दिवस 13 फरवरी होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, फिर 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जनवरी में कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है ये चीजें मैंने बता दिया था व्हाट्सएप सेशन में। अब फरवरी वाला भी बताया जाएगा। व्हाट्सएप सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, नंबर मैंने ऊपर बता दिया था। कमेंट बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा जहां पर आपको व्हाट्सएप सेशन के लिए बोलना है कि यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप सेशन ज्वाइन करना है। रात के 9 से 10:30 बजे तक होता है ये। साथियों डेली 100 इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसका प्राइस अभी 99 का ऑफर चल रहा है, जाकर के ज्वाइन कीजिए। हमारे नंबर है 8676934039। इस नंबर पर जाइए, कांटेक्ट कीजिए। इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में। ये वन लाइनर इसलिए जरूरी है क्योंकि फुल टॉस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं रहते और इसका तैयारी पहले से करके जाना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इसको जाइए आप लोग परचेज कीजिए, 99 का ऑफर चल रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर भी चुनना है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, कौन सा सूची का कौन सा मेल होगा इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये जो सूची 1 में दिया गया ना संस्थाएं हैं, कौन सी संस्था है और ये उनकी नियुक्ति दी है, कौन कौन से इस संस्था के पालन करता है। पहला देखिए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक, सीबीआई के निदेशक परवीन सूद अभी वर्तमान में। जर्मनी का नया सांसद फ्रेडरिक मर्ज और त्रिनाद और टोबैगो के पीएम हो जाएंगे कमला प्रसाद विशेषर। सारे मिलान किया हुआ है, 1 2 3 4 हो जाएगा विकल्प ए। 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? टोटल 5 पदक जीता था भारत। 12वीं एशियाई था, ठीक, 6 से 8 फरवरी तक चला था, 6 से 8 फरवरी 2026 तक ये एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियंस चीन के तियानजिन में आयोजित हुआ था। कहां पर हुआ था? चीन का तियानजिन शहर है, तियानजिन शहर, जहां पर भारत को 5 क्या मिला था? 5 पदक जीते थे भारत ने। और 5 पदक जीतकर भारत का जो स्थान रहा था 6th प्लेस पर रहा था। इंडिया जो है, इंडिया का स्थान कौन सा प्लेस पर था? 6वें स्थान पर था। भारत के तेजस्विन शंकर थे जो विजेता थे, तेजस्विन शंकर ये विजेता थे जो हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और भारतीय खिलाड़ी पूजा जो थी, पूजा नाम की एक लड़की, इसने ऊंची कूद में रजत जीता। तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉर्ट पुट में रजत जीता। फिर एनसी सोजन ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता। चीन टोटल 34 पदक जीता था, 34 पदक जीतकर टॉप पर रहा था, शीर्ष पर रहा था। और कुल इसमें पूछा जाए तो 35 देश भाग लिए थे, 35 देश के 300 एथलेटिक्स इसमें भाग लिए थे टोटल। ये सारा फैक्ट्स याद रखना आपको। आगे देखिए, भारत और सेशेल्स के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में 9 फरवरी 2026 को चर्चा किए गए ब्लू इकोनॉमी सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए यहाँ कूट तो नहीं दिया गया है, इसका डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, समुद्री सुरक्षा और मत्स्य पालन। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। विकल्प सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में 9 फरवरी का मामला है। निम्नलिखित में से कौन विश्व दलहन दिवस 2026 का थीम है? कल मैं थीम लिखवा रहा था, सारे थीम लिखवाए थे मैंने, अभी फरवरी में नहीं आए, जनवरी वाला सारा लिखवा दिया था। तो विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका थीम जो रखा गया था ना, थीम था विश्व की दलहन सादगी और उत्कृष्टता की ओर। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट्सएप सेशन में ये चीज करवाया जाएगा, अभी नहीं करवाया गया है। जनवरी वाला सारा थीम हो गया, फरवरी वाला करवाया जाएगा अभी। निम्न में से आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में कुल कितने देश के टीमों ने भाग लिया था? टोटल 20 टीम इसमें भाग लिए थे और ये इंडिया, अपना प्यारा भारत इस बार जीत गया। स्काई की कैप्टेंसी में सूर्य कुमार यादव कैप्टेंसी थे। 7 फरवरी से 8 मार्च तक ये वर्ल्ड कप चला था। श्रीलंका और भारत दोनों की संयुक्त मेजबानी थी, दोनों देश में हुए थे, क्योंकि इसमें बाधक था पाकिस्तान, बोका पाकिस्तान इसमें बाधक था, जिसकी वजह से श्रीलंका में भी करना पड़ा। अगला देखिए, किस देश ने 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी की थी? तो ये था विकल्प ए हो जाएगा इटली। इटली में हुआ था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण खेल शामिल हुए थे, जैसे कि अल्पाइन खेल का नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, अल्पाइन स्कीइंग, स्कीइंग ये खेल का नाम है, पहला लिखिएगा। दूसरा ये खेल था एक बाइथलॉन,
बाइथलॉन, सारे खेल लिख लीजिएगा, हो सकता है पूछ दिया जाए। बॉबस्ले, बॉबस्ले, और इसमें चौथा लिख लीजिएगा क्रॉस कंट्री स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, स्कीइंग, ये सारे खेल इसमें शामिल थे। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 91 है, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 समारोह के बारे में असत्य कथन का चयन करें। यहां पर असत्य कथन कौन सा है और कूट दिया गया, कूट के हिसाब से यहां पर देख लेते हैं। पहला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज ने जीता। तो ये 70वां फिल्म फेयर अवार्ड था 2025 में, कौन सा था? 70वां, ये चीज ध्यान रखना। देखिए पुरस्कार से संबंधित एक वीडियो बनाया गया है, एडुटेरिया का ही है वो, तो वो वाला जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। इसका अगर लिंक चाहिए आपको तो व्हाट्सएप पर ले लीजिएगा, नहीं तो आप चैनल पर खोजोगे ना, मिल जाएगा ये, नहीं तो सर्च कर लेना प्राइज, इंपोर्टेंट प्राइजेस परीक्षा वाटिका सर्च करोगे ये चीज लिख करके तो आ जाएगा ये वीडियो आपको। पहला वाला यहाँ पर सही है बिल्कुल। दूसरा है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव ने जीता, ये भी सही दिया गया है। अगला है, प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए प्रदान किया गया, बिल्कुल सही दिया गया है। चौथा है, प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेत्री का पुरस्कार नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए प्रदान किया गया, ये भी सही दिया गया। चारों के चारों सही दिए गए। असत्य कथन का भैया बोला जा रहा है, कोई भी यहाँ पर असत्य नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी राइट आंसर हो गया इसका। आगे, हाल ही में बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? यह राजस्थान का पंचायत है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था भी नागौर जिला से स्टार्ट हुआ था, जब पंचायती राज व्यवस्था आई थी, बलवंत राय मेहता समिति पढ़ोगे आप लोग। अब देखिए जैविक ग्राम पंचायत भी स्टार्ट होता है राजस्थान से ही। तो यहाँ पर बामनवास के बारे में पढ़ लेना आप लोग, एक बार गूगल कर लेना, बामनवास कांकर पंचायत। ठीक, आगे देखिए, किस यूरोपीय देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? यह हो जाएगा स्पेन। स्पेन इस पर रोक लगा दिया है, जैसे कि आप वहां के बच्चे फेसबुक नहीं यूज कर सकते हैं, वहां के बच्चे इंस्टाग्राम नहीं यूज कर सकते हैं, वहां के बच्चे टिकटॉक नहीं यूज कर सकते। देखिए इंडिया में टिकटॉक पहले से बैन है, लेकिन यहाँ पर टिकटॉक चल रहा है, लेकिन बच्चे वहां पर यूज नहीं कर सकते। यह घोषणा वहां के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने किया। वहां के प्रधानमंत्री का नाम है पेड्रो सांचेज। दुबई में आयोजित हुआ था एक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, इस दौरान इसने प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश अगर पूछा जाए तो फर्स्ट देश जो होगा, फर्स्ट कंट्री जो हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे पहले सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था। ठीक है, अगला है, भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्घाटन कहां किया गया? इसका उद्घाटन हुआ था गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? तो 15 Feb 2026 को महात्मा गांधी गांधीनगर गुजरात में देश की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्घाटन किया गया, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 4 जिला, वहां का अहमदाबाद, आणंद जिला, वलसाड और सूरत में यह लागू हुआ। पूरी तरह से आरबीआई के डिजिटल रुपए पर आधारित है, जो कि टोकन के माध्यम से राशन वितरण करेगी। जो वहां का सीबीडीसी है ना, सीबीडीसी, इस पर आधारित पीडीएस प्रणाली को पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है। इसके बाद 15 फरवरी 2026 को गांधीनगर में अन्नपूर्ति नाम अनाज एटीएम लॉन्च भी किया गया। अन्नपूर्ति नाम है उसका, अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। ये एटीएम है अनाज का, इस एटीएम से निकलेगा अनाज। ठीक है, और 35 सेकंड में 25 किलो अनाज वितरित कर सकता है। कितना? 35 सेकंड में 25 किलो अनाज। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा संसदीय शब्दावली सारगर्भित प्रस्ताव का अर्थ क्या है? ये ना एक स्वतंत्र प्रस्ताव है जो किसी महत्वपूर्ण विषय पर सदन का निर्णय लेने के लिए पेश किया जाता है। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। ये विशेषकर अधिकार हनन से अलग होता है, जिसमें आमतौर पर जांच समिति बनती है। प्रस्ताव गलत सदन में अगर जानकारी मिलता है, गलत जानकारी दिया जाता है सदन में, तो असंसदीय भाषा का उपयोग और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप के आधार पर इसको लाया जा सकता है। आर्टिकल 105 में संसद के सदन में बोलने की आजादी है, लेकिन सदन को जानबूझकर गुमराह नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह आर्टिकल 194 इसी से संबंधित करिए, तो इसके तहत राज्यसभा विधानसभा के सदस्य को विशेषाधिकार शक्ति से संबंधित है। ये दोनों आर्टिकल आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। अगला है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 की मुख्य थीम क्या थी? इसका था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये वाला सही होगा। आयोजन कब से कब तक हुआ था? यह हुआ था 16 से 20 फरवरी 2026 तक यह आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और इसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया, मोदी जी के द्वारा।
और इस सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आयोजित हुआ था और पहली बार ग्लोबल साउथ क्षेत्र में आयोजित किया गया था। कौन से क्षेत्र में? ग्लोबल साउथ एरिया में आयोजित हुआ था ये। अगला देखिए, बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सिविलियन एयरपोर्ट बनेगा? ये कौन सा जिला हो जाएगा बिहार का? सारण जिला में बनेगा। विकल्प ये होगा। करीब 4228 एकड़ जमीन इसमें खपत होगा। साथियों, अगर आपको यूपी से बीएड करना है, यूपी से बीएड करना हो आपको, तो यूपी से बीएड में दो चीज कर सकते हो। जिनको 2025 से 27 सेशन में एडमिशन लेना है, 1 साल का बचत करना है, इनके लिए भी, और जो रेगुलर सेशन से करना चाहते हैं 2026 से 28 सेशन, दोनों के लिए 2026 से 28 सेशन का एडमिशन आपका हो जाएगा 65,000 में। ठीक है। और 2025 से 27 का एडमिशन के बारे में जानकारी ले लीजिए आप लोग व्हाट्सएप पर। ये नंबर है हमारा 8676934039। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, सारी जानकारी आपको दे दिया जाएगा। अब इसका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल हो रहा है, जो रेगुलर से करना चाहते हैं। ठीक है, 2026 से 28 सेशन में 65,000 में आपका हो जाएगा। तो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद सारी जानकारी यहाँ पर भेज दीजिए, अपना डॉक्यूमेंट, अपना पीडीएफ, सारा आपका एडमिशन यहीं से कंफर्म हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। भारत ने वर्ष 2025-26 नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए किस धरोहर को आधिकारिक रूप से नामांकित किया है? यह हो जाएगा सारनाथ वाराणसी। इसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकन हुआ है। वाराणसी के निकट एक सारनाथ है, जो प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। इसलिए इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने का बात कहा जा रहा है। अगला देखिए, 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कल वाले व्हाट्सएप सेशन में मैंने बताया था कि 2019, 21, 23 तीनों का वन स्थिति रिपोर्ट देख लेना, बिहार वाला। तो अगर बिहार का देखे होगे आप लोग, तो भारत वाला भी देख लियो। जैसा मैं बोल रहा हूं ना, ठीक उसी तरह करते जाइए। देखिए उस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई मैं यहाँ पर देख कर नहीं बोल रहा हूं। कल भी बताया था मैंने, जो भी सेशन में मैं बात जो कर रहा हूं, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहा हूं बात। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह से बनेंगे वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ स्टेटमेंट वाइज दिया गया। पहला स्टेटमेंट है, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य का क्रम मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। इसी तरह अगर जो राज्य का क्रम पूछ दिया जाए, अगर बिहार के संदर्भ में कौन कौन सा जिला दे देगा, यहाँ तो राज्य दे दिया गया, जिला दे दिया जाएगा, तो ये वाला क्या है, सही पूछा जा रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाला राज्य मिजोरम। ठीक है, ये भी सही है, मिजोरम है। और कुल वन स्थिति रिपोर्ट में ना भारत का क्षेत्र हो जाएगा 7,15,343 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, और कुल क्षेत्रफल का 21.76% ये शामिल है वन आवरण का क्षेत्र। ठीक है, तो वनावरण जिले में क्रम हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वनावरण मिजोरम में होगा। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाला राज्य पश्चिम बंगाल, सुंदरबन डेल्टा याद होगा आपको। तीनों के तीनों यहाँ पर सही है, 1, 2, 3 सही हो जाएंगे सारे। चलिए आखिरी प्रश्न है आज के टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 100। हाल ही में पवित्र त्योहार हेरात पोस्ते कहां मनाया गया? ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। विकल्प डी सही हो जाएगा। भगवान शिव जो हरा है, ठीक है, हेरात, हेरात जो है ना इस तरह से बना हुआ है। हेरात बना है हरा और रात्रि से, रात्रि। हरा मतलब होता है भगवान शिव, भगवान शिव। ठीक, रात्रि मतलब रात, जो भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का स्मरण कराता है, और भगवान शिव माता पार्वती के विवाह का प्रतीक है। हेरात के दौरान ना की जाने वाली पूजा जो होती है, वटकनाथ पूजा होती है। ठीक है, इस पूजा का नाम होता है वटकनाथ पूजा। और महाशिवरात्रि में कश्मीरी घाटी के स्थानीय रूप में ना इसको हेरात कहा जाता है, और प्रसाद के रूप में अखरोट इसमें बंटता है। यहाँ प्रसाद जो होता है ना, अखरोट जो होता है ना, यहाँ पर दिया जाता है। ये प्रसाद होता है वहां का, जब ये पूजा होता है तो प्रसाद के रूप में आपको अखरोट मिलेगा। ठीक है।